जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपको कहानी बहुत ही आराम से और धीरे धीरे सुनाऊंगा। पहले बात मैं बहुत सारे लोगों को क्लियर कर देता हूं जो आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं। तो ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको फैक्ट्स मिलते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं जो तीसरी शक्ति जिन्हें मैं कहता हूँ उनसे रिलेट करके जो लोगों की लाइफ में हुआ है उस विषय पे हम बात करते हैं और उससे कैसे वो लोग बाहर आए, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मैं यहाँ से बताऊँ तो ऐसा लगेगा कि अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मन में कभी भी दुविधा है ना, कोई भी परेशानी आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता, तो उस बात पर गूगल करके देखो। मुझसे ज़्यादा आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है? या आप जाकर देखो उसी जगह, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे यहाँ से किसी की भी कहानी को प्रूफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उनकी प्राइवेसी बहुत मैटर करती है मेरे लिए। सिर्फ आपके एक सवाल के पीछे, आपके कमेंट के पीछे मैं उनके बारे में, उनकी प्राइवेसी को रिवील कर दूं? बेवकूफ़ हूं क्या मैं? कोई विश्वास करके अगर आपको अपना फ़ोन नंबर देता है, अपने बारे में बताता है और ये कहता है कि नितिन भाई मेरा नाम, मेरी जगह नहीं बतानी है, और आप कहते हो कि हम नहीं मानते, इसका नंबर बता हमें, क्यों भाई? खैर, आज की जो कहानी है, अगर आपने अभी इससे पहले वाले पार्ट नहीं सुने हैं तो वो ज़रूरी है सुनने, वरना आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे इन सभी से। सुनील कौन है, सुधीर कौन है, महेश कौन है और ये पूनम कौन है। किसी के बारे में पता हो ना पता हो, लेकिन पूनम को जानना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ लाइक किया करो, ठीक है? आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी बताई हुई कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करा करो। आपके एक लाइक से पूरी वीडियो की वैल्यू बदल जाती है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल से ऐसी खुशी मिलती है कि हाँ, किसी एक इंसान को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है? तो अब शुरू करता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। ये आखिरी भाग है, ओके? आपके चेहरे पर वैसे ही मुस्कुराहट आ गई होगी, लेकिन अभी ये सारी जो हंसी है, खुशी है, मुस्कुराहट है, बेफिक्री है, थोड़ी देर में सब छीन लूंगा क्योंकि अभी पूनम से रूबरू कराऊंगा आपको। जहां हमने कहानी खत्म की थी वो लम्हा एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं। जो पूनम है ये सुधीर के घर आई है सभी से मिलना है, अपने होने वाले जीजू से मिलना है, और दरवाजे पर सुनील खड़ा है। सब लोग बार बार बोलते हैं पूनम से कि कुछ खा कर जाओ बिटिया, ऐसे कैसे जा रही हो, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। भाई फॉर्मेलिटीज़ हैं, हर कोई करता है, लेकिन यहाँ 3 लोग हैं जो चाहते हैं कि पूनम जल्द से जल्द घर से बाहर जाए। पहला सुनील, दूसरा महेश और तीसरी सुनील की भाभी, वो भी जानती हैं इसके बारे में। अभी ये सब बोल ही रहे थे कि कुछ खा कर जाओ, कुछ खा कर जाओ। ये बार बार मना कर रही थी। भाई किस मन से खाए, होने वाली बहू है, यहाँ कैसे वो कुछ खा सकती है? शर्म और हया। खैर, यहाँ सुनील मजाक करते हुए कुछ ऐसा बोल देता है जिसकी वजह से पूनम हंसने लग जाती है। सुनील क्या बोलता है, धीरे से उसके कान के पास आकर कि भाई कुछ खाने का मन नहीं है तो जा सुधीर को ही खा जा, सुधीर को खाएगी, और हंसने लगा। पूनम ने वापस से उसको एक जवाब दिया। सुनील के पास आकर बोलती है धीरे से, तुझे मेरे मन की बात कैसे पता? मैं तो उसे ही खाना चाह रही हूं। बोल शुरू करूं? ये सुनने के बाद सुनील के चेहरे पर से हंसी गायब हो गई और अब सिर्फ पूनम हंस रही है। घर में सब लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए कि ये दोनों क्या बोलकर हंस रहे हैं। कभी ये हंसता है कुछ बोलकर, कभी वो बोलकर कुछ हंस रही है। तो पूछ ही लेते हैं भाई क्या बात चल रही है।
हमें भी बताओ, हम भी हंसेंगे। तो पूनम कहती है अगर मैंने आपको बताया तो उसके बाद आपको हंसी नहीं आएगी। अभी मैं चलती हूँ, वापस आऊंगी, मुलाकात करूंगी आपसे। अभी पूनम जा चुकी है। सुधीर के कमरे में कुछ हलचल सी हो रही थी। वहां महेश है अभी सुधीर के पास। अगर आपको नहीं पता तो महेश ये वो शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा डरता है, और ये कहते हैं कि कुछ लोगों का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कुछ लोगों में पॉजिटिव वाइब्स इतनी होती है कि जिनकी वजह से ये तीसरी शक्ति अच्छे से अपना वो प्रोग्राम नहीं कर पाती, ये मान लीजिए। तो ये शक्ति, ये ऑरा सुनील की भाभी में और सुनील में भी है, क्योंकि सुनील डेली हनुमान चालीसा का पाठ करके सोता है। अगर आपको नहीं पता कि ये जो हनुमान चालीसा मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि इसमें कितनी शक्ति होती है, तो ज़्यादा नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना लगातार बिना रुके, मतलब बिना नागा करे, कोई बीच में गैप नहीं, डेली हनुमान चालीसा पढ़नी है आपको रात में सोने से पहले। याद नहीं है तो किताब में से देखकर बोलिए, याद नहीं है तो नेट पर ढूंढिए, उसका लिरिक्स देखिए, वर्ड टू वर्ड बोलिए और याद करके अच्छे से डेली बोल कर देखिए। और 1 महीने बाद मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव हो गए, कितने परिवर्तन हो गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप भूत प्रेत आत्माओं से, तीसरी शक्तियों से बचे हैं ना, आपकी लाइफ में इतने ड्रास्टिक, इतने ज़बरदस्त, इतने फैंटास्टिक चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे कि आप कहोगे कि नितिन भाई वास्तव में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद बहुत फ़ायदे हुए हैं, मतलब गिनती ही नहीं है। यकीन नहीं होता मत करो। मैंने कोई यहाँ से पहले भी बताया कि किसी बात को प्रूव करने का यहाँ पे मैं खेल ही नहीं रहा। आपकी लाइफ है, आपको पॉजिटिव करना है, आपको अच्छा करना है, आपको कुछ बेहतरीन अचीव करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको रेस नहीं जितानी है, भागना तो आपको ही पड़ेगा। होता क्या है कि यहाँ महेश सुधीर के कमरे में है और वो ज़्यादा पूजा पाठ तो करता नहीं था, लेकिन किसी भी ऐसा नहीं उसमें कि भगवान को नकार दे, इग्नोर कर दे। मंदिर के सामने से निकल रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर माथा नहीं झुकाएगा, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ भक्ति ही नहीं है उसकी लाइफ में। तो उस पर पूनम को खेल खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। और पूनम उस कमरे से बाहर निकली है, महेश उसी कमरे में आया तो खेल शुरू हो गया। महेश अभी फ़िलहाल महेश नहीं है, समझना अब ध्यान से बात को। उस कमरे से महेश नीचे आता है, सभी लोग बाहर हॉल में बैठे होते हैं। तो सुनील अभी दरवाजे के पास ही खड़ा है, चाय पी रहा था। महेश आता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि किरण से शादी होनी चाहिए सुधीर की। बड़ी अजीब ही उसकी हरकत है। और शीशे के सामने खड़ा है वो इस टाइम। उनके जो नीचे हॉल है उसमें एक जगह एक ड्रेसिंग टेबल है छोटा सा, वहाँ पर वो खड़े होके अपने आप को देखकर बात कर रहा है। और बात करते करते बोलता है कि कोई मेरी बात सुन रहा है? जो मैं कह रही हूँ किसी को नहीं समझ आ रहा? आप लोग मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? फिर मैं कुछ ज़बरदस्ती बोल दूंगी कुछ, मतलब उसकी बातें कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा था, हल्के हल्के शब्दों में। तो सुनील चाय का कप रखकर घूम के सभी लोगों को पार करता हुआ उसके पास आता और बोलता है, क्या है, क्या बेवकूफ़ी कर रहा है? और ये क्या कर रहा है तू? लड़कियों के तेरे ड्रामे ये सब बंद कर, बहुत काम है, और कॉलेज से नोट्स वगैरह लेके आने, चल यहाँ से। जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, महेश का हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और सुनील को बड़ा अजीब लगता है कि यार तेरा हाथ इतना ठंडा कैसे हो रहा है, तू ठीक है? अब महेश के जैसे ही गले पे हाथ लगाया, उसने उसका हाथ झटक दिया। बदतमीज, शर्म नहीं आती है? सभी के सामने कहाँ छू रहा है मुझे? मारूंगी। अब ये जो उसने किया ना, इसके बाद शीशे में हल्की सी दरार आ गई। अच्छा, यहां मैं वीडियो से थोड़ा सा हटके दोबारा बोल रहा हूं ये बात कि आपके घर में ये 3 चीज नहीं होनी चाहिए इस कहानी को सुनने से पहले भी और इसको सुनने के बाद भी। चटका हुआ कांच, दरार वाला कांच, आपकी रिस्ट वॉच का कांच, आपकी घड़ी का, कोई सा भी कांच है वो टूटा हुआ, चटका हुआ आपके घर में नहीं होना चाहिए। ढूंढ लेना आज।
दूसरा, जब आप रात में सोते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी नल में से, किसी भी टैप में से पानी के गिरने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। और तीसरा, ये जो आपके हैंड फ्री वगैरह है ना, ये जो उलझी हुई नहीं होनी चाहिए। आपके घर में किसी भी तरह की वायर उलझी हुई नहीं होनी चाहिए। ये जो तीनों चीज़ें हैं आपके घर में आज से नहीं होनी चाहिए। या आप वीडियो को यहीं बंद करो अगर आपको इसी तरह का सामान घर में रखना है, क्योंकि इसके आगे खेल भी हो सकता है। होता क्या है कि महेश की इस हरकत को जब सुनील की भाभी देखती हैं तो सुनील से कहती हैं कि ये महेश अभी फ़िलहाल उसके काबू में है। जो हम सोच रही थी कि सुधीर सिर्फ उसके नक्शे कदम पर चल रहा है, वो जो हरकतें कर रहा है वो इस घर में कुछ छोड़ के गई है, और सबसे जल्दी असर इस बच्चे पे हुआ है। अब भाभी जो है वो मंदिर से गंगा जल लेकर आती हैं, बजरंगबली का नाम लेकर जैसे ही बच्चे पे छिड़कती हैं, वो मानो कि भाभी को इस तरह से देखता है, जो सुनील की भाभी है, कि दुनिया में सबसे गंदा, सबसे अप्रिय इंसान मेरे सामने खड़ा है ये। जैसे ही भाभी उसके ऊपर छींटे मारती है ना गंगा जल की, अपना मुंह पोंछते हुए बोलता है कि क्या है तुझे, मैंने तुझे कुछ कहा है, मैं तुझसे कुछ कह रही हूं, मैंने तुझसे कुछ मांगा है, क्यों परेशान करती है मुझे? ज्यादा परेशान करेगी ले जाऊंगी तेरे इस देवर को, मेरे से मत उलझ। अब भाभी ने महेश को बहुत तेजी से, मतलब इस तरह से कंधे पकड़ के झटका और जय श्री बालाजी जैसे ही बोला ना, ये मानो कि वो नींद से जागा और एकदम बोलता है, भाभी क्या बात हो गई, आप मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो, सब ठीक है? अब यह महेश की आवाज़ में भी हल्का बहुत परिवर्तन है। ऐसा नहीं कि एकदम लड़का और लड़की वाली आवाज़ है, लेकिन हाँ, भारी पतली का फर्क सबको समझ आ रहा था। सुनील ने सबके मन में से ये डर निकाल दिया कि ऐसा वो कुछ देख रहे थे, और हंस के क्या बोलता है सुनील, महेश को इशारा करता है और दोनों ताली मारते हैं कि देख हमने सबको डरा दिया। यहाँ पर भाई शादी का माहौल है, हंसी मजाक होना चाहिए। और भाभी भी हंसने लगी और महेश को लेकर वो घर से बाहर चला गया। भाभी सबको क्या बोलती हैं कि इन सब की दोस्ती भी कितनी मज़ेदार है, देखो मतलब हमें तो कुछ अजीब ही लगा था घर में, नहीं? भाभी ने भी उस बात पर पर्दा डाल दिया। किसी को नहीं पता कि वास्तव में महेश पर कोई अभी हावी हुआ था। सुनील बाहर आता है, महेश को सारी बात बताता है कि तेरे साथ अभी ये हो रहा था और तू ये सब बोल रहा था। महेश आपको भी पता है कि डरता कितना है। वो बोलता है कि यार मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं इन लफड़ों में नहीं फंस सकता यार। भाई मैं सच में देख बहुत जल्दी डरता हूँ, और तू बता रहा है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो मैं दोबारा नहीं जाऊँगा घर पे। तो सुनील बोलता है कि सुधीर को ऐसे छोड़कर तू जा पाएगा अपने घर? आज उसको, हमारे भाई को हमारी ज़रूरत है, और यार शादी हो रही है उसकी, अब हम पीछे हटेंगे क्या? टेंशन क्यों लेता है? अब यहाँ भाभी ने जब ये सब देख लिया अपनी आंखों से, तो उन्होंने यही बात जाकर उन पंडित जी को भी बताई, जो कि यहाँ जो गाज़ियाबाद में हनुमान मंदिर है वहाँ के पंडित जी हैं, ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, शादी ब्याह भी कराते हैं। उनके एक मित्र हैं वो कराते हैं, मतलब शादी ब्याह। तो उनसे बोलती हैं जाकर कि इस तरह से कोई परेशानी है बच्चे के साथ, क्या आप चल सकते हो? उन्होंने कहा मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन अगर तुम सिर्फ मुझे बच्चे की और उस बिटिया की जन्मपत्री दिखा दो तो मैं यहाँ से ही तुम्हें काफ़ी कुछ ऐसा बता दूंगा जिससे परेशानियाँ बहुत कम हो जाएंगी या टल जाएंगी, या बाहर आ जाओगे तुम इस परेशानी से। भाभी ने बिल्कुल देर ना लगाते हुए सुनील के हाथ दोनों की जन्मपत्रियाँ पंडित जी को भिजवाती हैं। पंडित जी देखते हैं और बोलते हैं सुनील से कि इन दोनों की शादी में 1 महीने का वक्त है, लेकिन अगर शादी इसी महीने हो जाए तो ये जो कोई तीसरी शक्ति इनको परेशान कर रही है दोनों को, ये इनके रास्ते से हट जाएगी। अब ये बात सुनकर सुनील इतना खुश हुआ और सीधा भागता हुआ घर आता है, भाभी को सारी बात बताता है। भाभी बोलती हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई परेशानी वाली भी बात नहीं है, शादी पहले करानी है पहले करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इससे दोनों की लाइफ में कोई परेशानी भी नहीं होगी। और देखिए, एक दूसरे के भाग्य से भी आप कभी
सक्सेस पाते हो, सफलता पाते हो। कहते हैं ना, बड़े बड़े शोरूम में कभी कभी किसी की किस्मत से भी ग्राहक आते हैं और कभी कभी किसी की बदकिस्मती से भी ग्राहक वापस लौट जाते हैं। कोई भी हो सकता है ये। अब इनके घर में इस समय वो कौन शख्स है जिसकी वजह से पूनम बार बार इस घर पर हावी हो रही है? ये अलग बात है कि वो सुधीर से प्यार करती है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इतनी जल्दी ऐसे घर पर उसका हावी होना, जिस घर में पूजा घर भी है, जिस घर में पूजा भी होती है, ठीक है, बार बार उसका हावी हो जाना, कोई ना कोई तो ऐसी ऊर्जा है जो कि उसे वो करने दे रही है। यहाँ ये जो सुनील है, इसकी भाभी आती हैं और सुधीर के मम्मी पापा से बोलती हैं कि हमने इस तरह से बात करी थी, पंडित जी ने कहा है कि भाई 1 महीने बाद वाला जो मुहूर्त हमने निकाला था उससे बेहतर है 1 हफ्ते वाला, जो अभी फिलहाल कुछ ही दिनों बाद है। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी शादी कैसे, मतलब अजीब नहीं लगेगा? कहीं लड़की वालों को ये लगे कि भाई हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा उनसे बात करने की जिम्मेदारी मेरी है, भाई अच्छा मुहूर्त है तो परेशानी क्या है। उन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है, हमने तो अरेंजमेंट अगर वो हाँ करते हैं तो उनकी तरफ से भी कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं, सुनील और ये महेश सब संभाल लेंगे, आप बात कर लो। अब भाभी कैसे उनके घर जाकर उन्हें ये बताए कि ये जो तुम्हारे घर में तुम्हारी जो बिटिया की दोस्त रहने आई हुई है, इसकी वजह से हमें शादी जल्दी करनी है। अभी वो उनके घर पर, ये ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर ये जो पूनम है ये किरण भाभी के घर पर ही है। अभी अगले दिन सुबह निकलना है इसे। सुनील की जो भाभी हैं दरवाज़ा खटखटाती हैं, देखती हैं कि पूनम भी अभी घर पर ही है। उसी के सामने बिना डरे बोलती हैं पूनम की आंखों में आंखें डालकर कि पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, अब शादी 1 हफ्ते के अंदर होगी, तैयारियां थोड़ी जल्दी करनी पड़ेंगी। पूनम इतनी परेशान हुई और सभी को पीछे हटाते हुए आती है और ठीक उनके सामने खड़ी होकर बोलती है कि तुझे बड़ी जल्दी है शादी की, और जब है अगले महीने तो इसी महीने क्या परेशानी हो रही है। और फिर धीरे से बोलती है उनके पास आकर, शादी तो होएगी ही नहीं, तू करा लेगी शादी उसकी, मेरे अलावा है कोई जिसकी मांग में सुधीर सिंदूर भरेगा? मुझे नहीं लगता। और वो बोलकर हंसते हुए पीछे चली जाती है। और सब लोग कहते हैं कि शादी की बात तो अगले महीने हुई थी, हमें वैसे आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आप जैसा सही समझे, चलो मिलकर फिर कल बात करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आइए। अब जो तारीख है ना ये शादी की, ये 10 दिन बाद की है। देखिए 40 दिन बाद शादी होनी और 10 दिन बाद थोड़ा फ़र्क है, ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई साहब वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी लाइफ से, तो ये 30 दिन और 10 दिन में बहुत फ़र्क है। भाभी बहुत खुश हैं कि दोनों परिवार मान गए। यहाँ भाभी को वो बोलती है पूनम कि ये ना परिवार ठीक नहीं है, तेरे लायक नहीं है, तू अच्छी खासी पढ़ी लिखी, देख अगले साल 2 साल में तू डॉक्टर बन जाएगी, लड़का तेरे लायक नहीं है ये, तुझे तो किसी डॉक्टर से शादी करनी चाहिए। और हाँ, इसके दोस्त बहुत बेकार हैं, अजीब अजीब से, एक तो कॉलेज में लड़ता रहता है सबसे। अब वो किसी भी तरह से करके भाभी के मन में सुधीर और उसके दोस्तों के प्रति नफरत लाना चाहती है। यहां भाभी को उसकी बातें सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि यही वो लड़की है जो कि जिद कर रही थी सुधीर से मिलने की कि मुझे जीजू से मिलना है, और आने के बाद तुरंत बाद ये बोलती है कि घर परिवार बहुत अच्छा है। लेकिन अब जब भाभी ने आकर कहा है कि 10 दिन के अंदर शादी होनी है, अब इसे वो परिवार बुरा लग रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा किरण को। यहां वो किरण से दोबारा बोलती है पूनम कि देख मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं, हम 5 साल से एक साथ हैं, मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ मांगूंगी और तू मना नहीं करेगी। किरण ने कहा कि बोल क्या चाहिए तुझे। तो पूनम बोलती है कि मुझे तू वादा दे दे,
मुझसे वादा कर, तू इस लड़के से शादी नहीं करेगी, बहुत गंदा है लड़का, मतलब इसके दोस्त तो बहुत ही गंदे हैं, इसका घर भी बेकार सा है, मैं तेरे लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढूंगी, ये जिम्मेदारी मेरी। अभी पता नहीं किरण ने ये जो बोला है ना, इसके बाद पूनम खुश हो गई और आराम से, मतलब उसके कमरे में बिना कुछ करे, समझ रहे हो ना, वो सो जाती है। किरण कहती है अच्छा बाबा जैसा तू कहती है मैं वैसा करूंगी, नहीं कर रही इससे शादी, अब सो जा, ठीक है, सुबह हमें मेरठ भी जाना है। किरण ने तो सिर्फ इसलिए बोला था जैसे हम आम तौर पे किसी से छुटकारा पाने के लिए बोल देते हैं, ऐसा ही किरण भाभी ने बोला था। लेकिन यहाँ इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया इस वजह से। सुबह होती है, अब ये दोनों तैयार हो रही हैं, कॉलेज नहीं मेरठ जा रही हैं। पूनम को तो अपने घर जाना है और जो किरण भाभी है इन्हें अपने ही किसी रिश्तेदार के घर जाना है जो कि मेरठ में ही रहता है। बहुत सारे लोगों को ये अभी मजाक लग रहा होगा, लगने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लग रही तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिएगा, ठीक है। होता क्या है कि अब ये दोनों पूनम और भाभी, होने वाली भाभी जो हैं किरण, दोनों बस में बैठी हुई हैं, मेरठ के लिए निकल चुकी हैं गाजियाबाद से, ठीक है। रास्ते भर उसने पूरी कोशिश करी, हर वो तरीका आजमाया जो उन लोगों की, उस परिवार की बेइज्जती करे, उनकी बदनामी करे, किसी भी तरह से जो उस पर हो पाया उसने वो किया। ऐसे ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो कि किरण ने कभी भी पूनम के मुंह से वो चीज़ें नहीं सुनी थी। इतना वो अजीब और गंदा बोलने लग गई थी। अब वो अपने आपे से बाहर हो रही थी धीरे धीरे। मेरठ आ जाता है, बस स्टैंड पर उतरते हैं ये लोग और अब यहाँ किरण बोलती है कि ठीक है बाबा, तूने जो समझाया मैंने सुन लिया, लेकिन अब मेरी भी बात तू अब एक सुन ले और मैं सिर्फ पहली और आखिरी दफ़ा बोलूँगी ये, ठीक है। पूरे रास्ते तूने मुझे बताया कि कितना बेकार परिवार है, सब लोग गंदे हैं और पता नहीं क्या क्या तूने बोला। अब मैं एक बात बोलूँगी बस, मैं शादी सुधीर से ही करूँगी। तुझे शादी में आना है आ, नहीं आना मत आ। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, कल रात से तू ये सब कुछ कर रही है, मुझे नहीं समझ आता क्यों। आ रही है तेरे को बात समझ, मैं शादी सुधीर से करूँगी और मुझे कोई परेशानी नहीं कि उसके दोस्त कैसे हैं। मेरा जीवन साथी मेरे लिए अच्छा है, मुझे बात और किसी से मतलब ही नहीं है। बस अब बहुत सुन ली मैंने तेरी। पूनम से बोल रही है ये बात और इसे ये नहीं पता कि पूनम को ये ना सुनने की आदत थोड़ी कम है। पूनम एकदम से रोने लग गई। अब यहाँ खेल होने वाला है, देखना। अब रोते रोते बोलती है कि तूने तो मेरे को अपना दोस्त ही नहीं माना। मैं तेरे लिए कितना ज़्यादा फिक्र कर रही थी, चिंता कर रही थी, मैं चाहती थी तेरे को एक अच्छा फ्यूचर मिले, लेकिन तूने मुझे अपना दोस्त ही मानने से मना कर दिया। मैं कितनी बुरी हूँ। अब ये सारा उसका ये जो ड्रामा चल रहा था ये कामयाब भी हो गया, क्योंकि भाभी को, किरण भाभी को अपने रिश्तेदार के जाना था, उसे छोड़कर वो दिमाग से निकल गया, क्योंकि अब इसका माइंड सेट बदल गया, इसकी बुद्धि घूम गई है, नहीं पता ये क्या करने वाली है। अब मैं भाभी के बारे में बोल रहा हूँ जो किरण है, ये सिर्फ और सिर्फ वो देख रही है और सुन रही है जो कि किरण दिखा रही है और बता रही है। किरण कहती है कि अगर तू मेरी दोस्त है और मेरे साथ, तब तू मेरे घर चलेगी। आपको भी पता है कि इसके घर पर क्या क्या खेल होता है। पूनम कहती है कि नहीं, मेरी तू दोस्त है तो मेरे साथ मेरे घर तक चलेगी। बोल नहीं जा सकती, बस अब तू ज़्यादा जिद मत कर। अभी इन दोनों की बातचीत चल रही है तो बातों बातों में पूनम जो कि रोड की साइड खड़ी थी वो इस तरफ आ जाती है और अब भाभी रोड की तरफ हो गई हैं। दोनों खड़े होकर बात कर रही हैं। तो किरण को पूनम बोलती है कि अच्छा मेरे घर नहीं चलती तो यहाँ आगे एक अच्छा सा एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, वहाँ चाय पी के तो जा, मेरी कम से कम हमारी दोस्ती के नाम एक चाय तो पी के जा। तो उसने कहा, भाभी ने, कि ठीक है चल, चाय की कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों चलते चलते उस दुकान तक जा रही हैं और ये जो पूनम है ये कुछ बड़बड़ाना शुरू कर चुकी है। अब होता क्या है कि जब ये दोनों पैदल पैदल चल रहे थे तभी जो पूनम है बार बार पीछे मुड़कर देखती थी और फिर चलने लग जाती थी, फिर देखती थी, फिर चलने लग जाती थी। जैसे ही पीछे से बस आई, पूनम ने किरण भाभी को धक्का दे दिया रोड पर।
और ये जो सुनील की भाभी हैं, ये आज सुबह ही मंदिर गई थी जहाँ बजरंगबली जी के, और वहाँ जाकर हाथ जोड़ा था। तो वहाँ ये कहा था कि इस बिटिया की रक्षा करना, जो हमारे परिवार में नई बिटिया आ रही है ना किरण, इसकी आप रक्षा करना, हमेशा इसकी मदद करना। अब जब बजरंगबली को कोई काम सौंपा हो वो ना हो, ऐसा कैसे हो जाएगा। जब इस पूनम ने किरण भाभी को धक्का दिया बस के सामने, वो गलती से पलट गई, पैर स्लिप हुआ या उसका हाथ स्लिप हुआ, कुछ नहीं समझ आया, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और ये तो बचाने वाला वास्तव में बहुत बड़ा है, बजरंगबली। अब वो गलती से जो गलत करना चाह रही थी, गलत उसके साथ हो गया। पूनम बस के सामने आ गई और यहां ऑन द स्पॉट पूनम की मृत्यु हो जाती है। अपने सामने अपनी दोस्त को इस तरह से तड़पता हुआ जाता देख भाभी के होश उड़ गए, वो भी बेहोश होती हैं। दोनों को वहां की पब्लिक उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब समस्या ये है कि देखिए, दोनों में किसी के भी घर पर कोई ऐसा मोबाइल का सिस्टम तो था नहीं, तो सूचना तो देर से पहुंचेगी। लेकिन घर वालों को ये पता था कि वो रिश्तेदार के गई है, तो इसलिए चिंता भी नहीं थी, परेशानी भी नहीं थी कि भाई अपने रिश्तेदार के गई है, कुछ काम है, उसके बाद कल सुबह तो आई जाएगी। और वास्तव में भाभी को अगले दिन करीब 11 सवा 11 बजे होश भी आ गया। यहाँ ये मेरठ में अभी भी हॉस्पिटल में है और ये अब हॉस्पिटल से निकलने की सब तैयारी कर रही हैं। और यही अब वक्त है सुनील और महेश के कॉलेज का। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सुनील और महेश सुधीर के लिए कुछ नोट्स वगैरह इकट्ठे कर रहे थे, इधर उधर लोगों से बात कर रहे थे कुछ। तो महेश को अपनी ही क्लास के बाहर पूनम दिखती है, जो इसे इस तरह से बुला रही थी। महेश बोलता है सुनील को कि 2 मिनट रुक, मैं ज़रा आ रहा हूँ। तो उसने कहा कहाँ जा रहा है? कह रहा है पूनम को कोई बात करनी है, मैं आ रहा हूँ। तो सुनील हाथ पकड़ लेता है, तू किसकी बात कर रहा है? किसको बात करनी है? उससे बात करनी ही क्या है यार, उसने इतनी समस्याएं दे दी घर में, तू जानता है वो क्या करती है, और वो तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रुकेगा। फिर सुनील को बोलता है कि देख, अगर वो गुस्सा हो गई और नाराज़ हो गई तो मैं नहीं बचाने वाला। सुनील ने कहा तू मुझे बचाएगा? अरे शांति से बैठा रहे यहाँ पर। पूनम ने बुलाया, खड़ा रहे यहाँ। फिर से महेश खिड़की के बाहर देखता है तो इस वक्त पूनम थोड़ा सा गुस्से में है और पूनम के यहाँ हल्का हल्का सा कुछ स्क्रैचेस सी हैं, कुछ ब्लड सा है। सुनील को बोलता है कि पूनम के शायद चोट लगी है, उसके शायद खून निकल रहा था, मैंने ऐसे देखा। सुनील ने कहा हाँ जाके पट्टी करा। तेरे समझ नहीं आ रही एक बार में जब मैंने बोला है? ये दोस्त का औरा समझ लो, ठीक है। बजरंगबली का भक्त है ये भी, और इसने पता नहीं, इसने तो सिर्फ ऐसे ही बोला था कि तू नहीं जाएगा, लेकिन वो वास्तव में बुला किसे रही थी और किस लिए बुला रही थी, और वो जा चुकी है इस दुनिया से, उसके बाद बुला रही थी। तो समझ रहे हो ना कि ये महेश को भी ले जाने वाली थी, जो कि गलती से तुक्के में अपने दोस्त के हाथों वापस बच गया। एक बार पहले भी बच चुका है अगर आपको ध्यान हो तो। इस बार फिर से सुनील ने अनजाने में अपने दोस्त को बचा लिया। अभी इन्हें नहीं पता है कि मेरठ में क्या हुआ है। अब वो भाभी जो हैं, किरण भाभी, रोती परेशान अपने घर वापस लौटती हैं, अपने मम्मी पापा को बताती हैं। मम्मी पापा भी एकदम शॉक में कि ये क्या हो गया, मुझे तो कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है ऐसा हुआ है। तभी सुधीर के मम्मी पापा तक भी खबर पहुंचती है। तो ये बोलते हैं कि भाई बहुत बुरा हुआ है बिटिया के साथ, जो 3 दिन पहले आई थी, कितनी अच्छी और चुलबुली बच्ची थी, और विश्वास ही नहीं हो रहा, कैसे हुआ ये सब। उन्होंने बताया कि वो पता नहीं उसका कैसे पैर फिसल गया और वो डगमगा के बस के आगे आ गई। उसे नहीं पता भाभी को, क्योंकि वो अनजान है इन चीज़ों से, कि लिखी किसी और की थी, कर कोई और रहा था, लेकिन बचाने वाला बीच में बजरंगबली खड़ा है। तो सारी लिखावट बदल गई 1 मिनट में। अब यहाँ ये खबर पहुँचती है सुधीर तक, और सुनील और महेश
सुधीर को नोट्स देने के लिए उसके घर आते हैं तो देखते हैं सब लोग बहुत सैड हैं, बहुत चुप हैं। सुनील पूछता है कि क्या बात हो गई, आप सब इतने परेशान क्यों हो, क्योंकि उसको पता है कि बार बार इनके घर में कोई भी समस्या आती है तो उस पूनम को लेकर ही आती है। अब यहाँ जो किरण है उनकी मम्मी बोलती हैं कि वो जो 2 दिन पहले बिटिया आई थी ना पूनम, सुनील ने कहा हाँ, जो हमारे कॉलेज में पढ़ती है। ने कहा हाँ, आज किरण मेरठ से आई है, बता रही थी कि कल जब ये उसे छोड़ने गई थी बस के सामने आने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। सुनील किसी तरह से अपनी हंसी दबाए हुए है, मतलब मैं बताऊंगा ये क्यों हंसने वाला था। और जैसे ही बोली वो कि उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया और वो गुजर गई लड़की, सुनील ने एकदम से पानी का गिलास साइड रखा और बोला आंटी क्या बोल रही हो, कौन गुजर गई, किसकी बात कर रही हो आप, कौन पूनम जो हमारे कॉलेज में पढ़ती है, जो घर आई थी मिलने, क्या बोल रही हो आप, आज वो कॉलेज आई थी। अब उन्होंने कहा कि अगर वो कॉलेज आई है तो किरण किसकी बात कर रही है। वो घर से किरण के पास जाकर इस बात को कंफर्म करती हैं। किरण बोलती है कि वो किसी और पूनम की बात कर रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो भी यही बोल रहा है। तो भाभी सुनील और महेश को दोनों को बुलवाती हैं घर पर और रोते रोते पूछती हैं आप किस पूनम की बात कर रहे हो, मेरी दोस्त जो परसों मिलने आई थी। उन्होंने कहा हाँ भाभी, मैंने तो नहीं, लेकिन हाँ महेश ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। महेश को पूछती हैं कि तुम क्या सच बोल रहे हो। महेश ने कहा कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा भाभी, मैंने देखा है, अपनी खिड़की के सामने वो खड़ी थी, उसके यहाँ हल्की सी स्क्रैच थी, चोट देखी मैंने, सब कुछ ठीक है। तो भाभी ने बताया कि वो गुजर गई है, कल उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। और आप ये सब मत बोलो, आप सिर्फ मेरे मन को तसल्ली देने के लिए बोल रहे हो कि मेरी दोस्त जिंदा है। तभी महेश एकदम से भाभी के सामने बोलता है, किरण के सामने, तुझे एक बात में समझ नहीं आती बातें, हट जरा। और वो सीधा शीशे के सामने जाकर श्रृंगार करना शुरू कर देता है, लिपस्टिक उठा के लगाने लग जाता है, बिंदी ढूंढता है और किरण से बोलता है मैचिंग नहीं पहनते तुम, मैं तो बहुत मैचिंग पहनती हूँ, मैं तो चूड़ी भी मैचिंग की होती है, मेरी बिंदी भी मैचिंग की होती है, तुम्हारे घर में कुछ मैचिंग का नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं तुम सबका। इसी से पता पड़ता है सुधीर जैसे को तुम अपना जीवन साथी बनाती हो, कैसी हो तुम। और फिर से उसने जब इस तरह से करा, ये आदत पूनम की थी। किरण ने महेश के चांटा मार दिया और बोलती है कि ये सब करके क्या दिखा रहे हो, उसकी नकल उतार रहे हो। हाँ वो करती थी, हाँ उसको ये मैचिंग सब पसंद था, हाँ वो सीधा मेरे घर में आके शीशे के सामने जाती थी, ये सब मेरे सामने दोबारा मत करना और निकल जाओ मेरे घर से। सुनील ने महेश का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले आया। बोलता है ये अंदर कर क्या रहा था तू। तो महेश अब वास्तव में महेश है। वो बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था और मुझे क्यों बार बार इस तरह से फंसा रही है वो। तो सुनील बोलता है कि भाई देख, मैंने कई दफ़ा बोला है तेरे को, कई बार बोला है, बजरंग बली की शरण में आ जा, उसके बाद ये समस्याएं तेरे आसपास नहीं, मैं भी तो तेरे साथ खड़ा हूं, क्यों मुझे तंग नहीं करती, क्यों मेरे तक नहीं आती। तभी सुनील बोलता है महेश से कि आज से तू मेरे साथ लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, ठीक है, और फिर मैं देखता हूं कि तेरे को ये कैसे परेशान करती है। यहाँ ना जब आप पर तीसरी शक्ति हावी होती है तो आप वास्तव में बजरंग बली से थोड़ा दूरी बना लेते हो, कटने लग जाते हो, क्योंकि पता है देखो कि यहाँ इलाज हो जाएगा 1 मिनट में, इसीलिए उनसे तो दूर रहो जितना हो सके। आप जब भी मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे ना, देखेंगे जब खेल होता है तो अपने आप को मंदिर के अंदर ले जाने से पहले कितने ड्रामे होते हैं, कितनी हरकतें होती हैं ना, देखकर पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी आपके कि ऐसा होता है। हमने तो सिर्फ नितिन की कहानियों में सुना था, हम तो इसे मजाक मानते थे। एक बार जाओ, पॉसिबल है तो एक बार मेहंदीपुर बालाजी होकर आओ, तुम्हें सब दिख जाएगा।
कि ये सब वहम है या होता है। ठीक है, और ये दोनों अभी बात कर ही रहे थे, तभी किरण घर के बाहर आती हैं और बोलती हैं महेश से कि तुमने वास्तव में देखा था पूनम को? क्योंकि अब मुझे अजीब सा लग रहा है, कुछ डर सा लग रहा है। तो सुनील बोलता है अरे भाभी, इसका मजाक करने की आदत है, इसने बोल दी और आप मान रही हो, छोड़ो ना, मैं भी मजाक ही कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड अब आपके साथ नहीं है। मतलब हम कैसे कहें कि वो भी हमारे कॉलेज की थी, हम जानते थे, उठते बैठते थे, कैंटीन में हमारे साथ बैठती थी, खाती थी। बहुत बुरा हुआ भाभी, मन से बहुत खुश है कि अब कम से कम सुधीर और भाभी की शादी अच्छे से हो पाएगी। महेश को उनके घर के सामने से अब वो ले जाता है सीधा सुधीर के घर। अब यहाँ सुधीर के घर पर सभी को सुनील सारी बात बताता है कि इस तरह हुआ था, मेरठ में ये हुआ था, उसकी मम्मी ने हमें खाना खिलाया था, मिठाई दी थी, और यहाँ पर उसने सभी के सामने ये बोला कि उसकी मम्मी नहीं है, 10 साल पहले उनका देहांत हो गया, और ये खेल कर रही थी, और मानो ना मानो ये भाभी के साथ कुछ बुरा करना चाहती थी, लेकिन हुआ उसके साथ ये। अब घर वालों को 1% उसकी बात पर यकीन है और 99% यकीन नहीं है, क्योंकि वो नहीं मानते कि ऐसा कुछ वो बिटिया करेगी। भाई आजकल के बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में, उछल कूद में, घूमने फिरने में रहें, लेकिन इस तरह की शक्तियों में कौन बच्चा आता है? अभी उन्हें पता नहीं कि वो कितनी ज़्यादा विद्वान थी। इनके घर में वो अभी फ़िलहाल है, मौजूद है, और वो सब सुन रही है। होता क्या है, यहाँ सुनील भी उनके घर वालों से इजाज़त लेकर अपने घर के लिए चल देता है। महेश को उसके घर पर छोड़ता है। साइकिल पर हैं ये दोनों अलग अलग साइकिल पर हैं। महेश अपने घर जाता है और डरा हुआ है, और जाते वक्त भी सुनील उसे बोलता है कि आज तू पाठ करके सोएगा, मेरा दोस्त है तो, मुझे दोस्त मानता है तो। उसने हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस पर इस तरह की शक्ति हावी होती है वो पाठ से थोड़ा दूर रहता है। बजरंगबली की तस्वीर के सामने आने में भी उसके हाथ पैर कांपेंगे। हनुमान चालीसा पूरी पढ़नी तो बहुत दूर की बात है। गलती से महेश के घर में आज बजरंगबली की पूजा चल रही है। घर में अंदर जैसे वो साइकिल खड़ी करके अंदर जाता है, तुरंत बाहर आ जाता है। महेश के पापा उसे बोलते हैं कि अब अंदर पूजा चल रही है और तू बाहर आ गया, चल अंदर। अब वो किस मुंह से जाए अंदर, क्योंकि उस पर तो किसी का खेल चल रहा है। उसके पापा ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। अब फिलहाल इनके घर के बाहर रह गई वो, और इंतजार कर रही है किसी तरह महेश घर के बाहर आए, तो फिर बहुत सारे अधूरे काम हैं जो कि पूरे कराने हैं। महेश बहुत ही एक हल्का मोहरा मान लो जो कि इसकी मदद करेगा इस तक सुधीर को लाने में, क्योंकि इसे सुधीर चाहिए। पहले तो सुधीर ही जिंदगी था, अब मरने के बाद भी सुधीर है। महेश घर के बाहर नहीं आता, बहुत इंतजार करती है। उसकी हिम्मत नहीं है ऐसी जगह प्रवेश करने का जहां हनुमान जी का पाठ चल रहा हो। किसी को कुछ नहीं पता, और महेश भी पूजा में ऐसा लीन हो गया, उसने वहां हनुमान चालीसा करी, अच्छे से सोया, मस्त एकदम, कोई परेशानी नहीं हुई उसे। पूनम काफी देर तक बाहर इंतजार करती रही। उसके बाद सीधा सुधीर के घर में वापस चली जाती है। और आज वो दिन है जिस दिन शादी है। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ से थोड़ी सी कहानी रह गई है, बस कम शब्दों में ख़त्म करूँगा। कि अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जब शादी का वक्त होता है, जैसे कल शादी है, तो कहते हैं कि आपके हाथों में जो लगी मेहंदी है शादी में, इसको लगाने के बाद आपको चौराहे पार नहीं करने चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बुरी शक्तियाँ, तीसरी शक्तियाँ प्रभाव डाल सकती हैं, आपके साथ आ सकती हैं और आपको जीवन भर परेशान कर सकती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके हाथों में जो मेहंदी लगी है, इसे परेशान कर रही है, सुधीर को बहुत परेशान कर रही है। सब लोग घर में बैठे हैं, गीत संगीत चल रहा है, और ये कब चुपके से घर के बाहर आ गया किसी को नहीं पता। हाथ छुपा रखे हैं, अपने घर से दूर जाता है, चौराहे पर जाकर जमीन पर बैठकर इस तरह से हाथों को रगड़ना शुरू कर देता है।
अब जब ये काम कर रहा था तभी इनके घर कुछ रिश्तेदार जो आ रहे थे उन्होंने देखा उसे रोड पर इस तरह से बैठे हुए, और वो घर में आते हैं और बहुत गुस्से में सबके सामने बोल देते हैं। ये कोई तरीका है क्या? पता नहीं है कि होने वाला जो दूल्हा है या दुल्हन है उन्हें इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो क्या कर रहा है? तबीयत ठीक है उसकी? अब सुनील ने कहा कि क्या हो गया? नहीं वो कोई बात नहीं, वो मैं देख कर आता हूँ, कोई परेशानी नहीं, मैं जाता हूँ। सुनील फिर से बात संभालने के लिए जाता है, देखता है कि उसने अपने दोनों हाथों की जो मेहंदी है ज़मीन पर इस तरह से खुरच कर हटा दी है। अब सिर्फ वहाँ खून है और सारी खाल उतर चुकी है और हंस रही है, मतलब हंस रहा है। सुनील उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ घर में लेकर आता है, उसके हाथों पे पट्टी करता है, साफ करता है। तो वो क्या बोलती है, मतलब बोलता है, सुधीर वास्तव में तू इसका बहुत पक्का दोस्त है, तू नहीं जाएगा यहां से। तुझे समझ नहीं आ रही ना, तुझे मैं अभी खेल दिखाती हूं। मेरे और सुधीर के बीच में मत आ, मैं तुझे कई बार बोल चुकी हूं। जब भी मैं कोशिश करती हूं कि मेरे साथ चले, मेरे साथ जाए, कहीं ना कहीं से तू आ जाता है। जा अपनी किरण भाभी के हाल चाल पूछ ले जाकर। फिर मत कहिए तुझे मैंने बताया नहीं था। यहां कुछ नहीं कर रही मैं, जा। क्योंकि किरण से शादी नहीं होगी, शादी तो मुझसे होगी। विश्वास नहीं होता, जाके किरण के घर पर देख ले एक बार। अब उसे समझ नहीं आया, लेकिन इसकी जो माइंडसेट है वो एकदम बदल गया। उसे छोड़कर भागता हुआ किरण भाभी के जाता है। उनके घर में भी गीत संगीत चल रहे हैं और वो देखते हैं कि भाभी एकदम नॉर्मल बैठी हैं। भाभी को देखता है और पूछता है कि आप ठीक हो? उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ सुनील, क्यों क्या बात हुई? उसने कहा नहीं कुछ नहीं, बस सुधीर ने कहा था कि भाई देख के आ, मेरी होने वाली जो दुल्हन है खुश तो है। उसने कहा बिल्कुल खुश हूँ, आप जाओ, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ सुनील को लगा कि मुझे सुधीर से दूर करने का एक ये तरीका था। ठीक है, भागता हुआ वापस सुधीर के घर पर आता है तो सुधीर के घर में सुधीर अपने कमरे में है ही नहीं, वो ले जा चुकी है। पूरे घर में ढूंढ मचती है। तो सुनील किसी से कुछ ना कहता हुआ सीधा छत पर भागता है, क्योंकि इनका जो घर है काफी ऊंचा है और उसे पता है वो पहले क्या कर चुका है या क्या करवा चुकी है। वो ही काम करने वाला था वो इस बार दोबारा से। लेकिन सुनील भागता हुआ जाता है और उसे कमर से इस तरह से पकड़ लेता है और पीछे खींच लेता है। वो छत से कूद ही रहा था, फिर एकदम वो परेशान होकर जमीन पर बैठता है सुधीर और इस तरह से अपने ऊपर हाथ रख लेती है। तेरा क्या करूं मैं? कैसे पीछा छोड़ेगा तू? बिल्कुल समझ नहीं आती तेरी तो। क्या चाहिए तेरे को? पैसा दूं? खूब सारा पैसा। मैं गड़ा धन दिलवाऊंगी, खोया हुआ पैसा, बहुत सारा पैसा। जा चल यहां से जा। अब ये जो बोल रहा था ना वो किसी और ही आवाज में बोला था, लेकिन यह सुनील डरने वालों में से नहीं है। वो दबंग है, वास्तव में दबंग है सुनील। दोनों हाथ से सुधीर को इस तरह से पकड़कर खींचता हुआ वापस कमरे में लाता है और उसे कमरे में इस तरह से गुस्से में धक्का देकर दरवाजा बंद करता है कि ये मानो कि पूरी दुनिया एक तरफ और आज मैं बीच में। मैं सुधीर को कुछ नहीं होने दूंगा। बाहर से दरवाजा बंद करके बालाजी की तस्वीर रख देता है कि अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब भाभी उन पंडित जी को लेकर आएंगी। अगले दिन शादी है इनकी, ठीक है, और पंडित जी बोलते हैं कि जैसे ही शादी संपन्न होगी हम तुरंत बालाजी के लिए निकलेंगे। दूल्हा दुल्हन और मैं, हम जाएंगे, ठीक है, लेकिन शादी पहले करनी जरूरी है। अभी इन्हें नहीं पता कि पूनम भी यही चाहती है कि शादी पहले हो। अभी यहां क्या खेल हो रहा है कि बारात में बार बार पूनम दिख रही है महेश को, लेकिन वो कुछ कह कर नहीं पा रही, क्योंकि आज उसके भी गले में बजरंगबली का लॉकेट है जो उसकी मां ने पहनाया है, वो भी अपनी कसम देकर, जिद करके। क्योंकि इनके घर में जो पाठ हुआ है उसमें सभी को
सिद्ध करे हुए कुछ बजरंगबली के प्यारे प्यारे लॉकेट मिले हैं। और माँ ने अपनी कसम दी और बोल दिया कि महेश ये तेरे गले से अब कभी नहीं उतरेगा और तू भी हनुमान चालीसा का पाठ करके ही सोए करेगा। माँ का प्यार किस तरह कैसी परेशानियों से आपको बाहर निकाल लाए कुछ नहीं पता लगता। माँ की दुआ पूरी दुनिया की बद्दुआओं पे भारी पड़ जाती है। अब यहाँ बारात में बार बार इन्हें पूनम दिख रही है और पूनम भी चाह रही है बस जल्दी से बारात घर पहुंचे और शादी शुरू हो। लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि वो कैसे शादी में शामिल होगी। सुधीर का चेहरे का बिल्कुल रंग उड़ा हुआ है, जो कि एक दूल्हे के दुल्हन के चेहरे पर चमक होती है वो नहीं है। मुरझाया हुआ है और अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा दिख रहा है। आज इसके चेहरे पर वो चमक है ही नहीं, मुरझाया हुआ है। अब यहां बारात घर आते हैं ये लोग। भाभी भी पूछती हैं सुधीर से क्या बात है, सब ठीक है? तो उसने कहा बस तुम्हारी उस दोस्त के बारे में सोचकर बहुत अफसोस हो रहा है। मेरे देखो सारे दोस्त आए हैं, तुम्हारी तरफ से वो दोस्त नहीं आ पाई, बहुत अफसोस है। उसने कहा अब होनी को कौन टाल सकता है? तो एकदम वो आवाज बदल कर बोलता है कि टाल तो सकती थी लेकिन तेरी किस्मत अच्छी निकल गई। कोई बात नहीं, अब देर नहीं हुई है, मैं तो अब भी ले जाऊंगी तुझे। अब जैसे ही उसने ये बोला सुधीर ने, सुनील हंसकर क्या बोलता है, अरे भाभी के सामने ये नौटंकी मत कर यार, तू शादी हो जाने दे, ये सब ड्रामे मत किया कर। किरण इस बात को वास्तव में भूल गई 1 सेकंड बाद ही। उसे लगा कि शायद मजाक कर रहा है, जो कि नहीं था। फेरों का समय है और जो फेरों की जो अग्नि है, जो हवन कुंड है, जो बार बार हवा से जोत जो है वो ठंडी हो जाती है वहां रखी हुई, यानी कि बुझ जाती है। ठीक है, वापस से पंडित जी उसे प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं मतलब, ठीक है, वो फिर बुझ जाती है। ये बार बार पूनम का खेल हो रहा है। फेरों के लिए बोलते हैं तो इस बार महेश धीरे से सुनील के कान में बोलता है कि इन दोनों के बीच में पूनम भी चल रही है। भाई इसे बाहर कैसे करें? तो सुनील ने बोला कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। उसने कहा मुझे दिख रही है और 2 बार दिख चुकी है। यही बात वो भाभी से भी बोलता है और भाभी सीधा उन्हीं पंडित जी को जाकर बताती है। वो भी शादी में आए हैं जिनके साथ सुबह मेहंदीपुर बालाजी निकलना है। अब वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो शादी पूनम भी कर रही है इसके साथ, हो जाने दो, इसका भी इलाज होगा, तुम चिंता मत करो, मैं यही हूं, कोई खेल नहीं होगा। ये जो आखिरी फेरा था इसमें भाभी को कुछ समस्या हुई, बेहोशी हुई, क्या हुआ, वो उस फेरे को पूरा नहीं कर पाई, वहीं रुक गई। लेकिन उनको देखने के लिए जब सुधीर इस तरह से घूम कर आया कि भाई क्या परेशानी हो गई, एकदम बेहोश सी हो रही है, उस समय उनके साथ फेरा पूरा पूनम ने कर लिया। ये बात महेश ने ही बताई है। सुबह तक भाभी की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है, क्योंकि पूनम ने कहा था कि शादी तो नहीं होने दूंगी। वो अपने पूरे जोरों पर है इस समय कि मैं नहीं होने दूंगी, शादी मेरे से हुई है, मैं ही से लेकर जाऊंगी, कोई और नहीं ले जा पाएगा सुधीर को मेरे से दूर। अब यहां वो पंडित जी किसी से बिना कुछ कहे सुधीर और किरण को गाड़ी में बैठाते हैं और बोलते हैं कि भाई पूजा के बाद सीधा हमें एक मंदिर जाना है, उसके बाद ही दोनों आप घर जाएंगे। ये एक मतलब नियम है। अभी इन्हें नहीं पता कि ये कहाँ जा रहे हैं। अभी ये जो गाड़ी में इनके साथ वो भी आ गई है ना पूनम, उसे भी नहीं पता ये कहाँ जा रहे हैं और वो बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन उनके औरे से ये पता चलता है कि हाँ ये बजरंगबली के भक्त हैं, तो खेल नहीं कर पा रही है। वो एकदम से उनकी तबीयत नॉर्मल कर देती है भाभी की। किरण एकदम ठीक हो जाती है और बोलती है कि मुझे कहीं बीच में गाड़ी रोको, अभी चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है। तो यहां मीठे पर इनका बहुत जल्दी दिल आ जाता है, तीसरी शक्ति का, बहुत जल्दी। कभी मीठा खाकर बाहर घूमो, कभी परफ्यूम लगाकर
नहीं जाने वाली जगह पर जाओ, खेल दिख जाएंगे तुम्हें, कोई बड़ी बात नहीं। आज की डेट में भी ठीक है, जाओ खेलो, पता पड़ेगा, फिर बताना कि तुम कैसा महसूस करते हो। प्रूफ चाहिए, प्रूफ। अब होता क्या है कि कुछ पेठा होता है इनकी गाड़ी में जो पंडित जी लेकर चले थे, लेकिन ये पेठा बजरंगबली को भोग लगाकर है, ठीक है। अब वो पेठा आगे करते हैं और कहते हैं कि प्रसाद है, खाएगी। पहली बात, वो समझ नहीं पाई, इतनी देर में उसने पेठे का एक पीस उठाकर खा लिया, क्योंकि मीठे पर दिल आता है और तीसरी शक्ति इस समय इसके साथ है। जैसे ही वो खाती है उसे आभास हो जाता है कि ये तो बजरंगबली को भोग लगाया हुआ है। वो गाड़ी के बाहर थूक देती है और कहती है मुंह जलने लगा, पानी पिलवाओ। पानी गाड़ी में है नहीं। फिर वो बोलते हैं कि गाड़ी तो अब मंदिर पर ही रुक पाएगी बिटिया। उसने कहा मेरा मुंह जल रहा है। अब यहाँ सुधीर को बहुत बुरा लग रहा है कि ये गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे हैं। गाड़ी में सुनील भी है। सुनील ने कहा कि भाई भाभी अगर थोड़ी मिर्च वगैरह भी लग रही है, मुंह जल रहा है तो सहन कर लो, बर्दाश्त कर लो, गाड़ी तेज चल रही है, हमें जाना दूर है तो छोड़ो ना, पानी बीच में कहीं मिलेगा मैं ले लूँगा आपके लिए। बहुत कोशिश करती है, बहुत ड्रामे करती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। अब ये मेहंदीपुर बालाजी पहुंच चुके हैं लगातार गाड़ी चलाने के बाद, और ड्राइवर को साफ बोल दिया था कि गाड़ी रास्ते भर चलानी है, बीच में कहीं नहीं रुकना है। पेट्रोल डीजल खाना पीना रुकना कुछ नहीं होगा, सीधा मेहंदीपुर बालाजी जाएगी गाड़ी, क्योंकि दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी के सामने गाड़ी रुकी, इन भाभी ने अपना जो खेल था शुरू कर दिया। गाड़ी में रोने लगी, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी मंदिर नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना किसी के पास। और ये जो बाहर एक लोहे का चैनल है ना, अगर आप गए हैं देखना, तो उसको पकड़कर खड़ी हो गई। और ये कि भाई 3-4 लोगों ने जोर लगा लिया, हाथ पकड़ के खींच लिया, वो अंदर नहीं खींच रही, ठीक है। यहाँ फिर पंडित जी ने थोड़ा सा मंत्रोच्चारण करा है। उसके बाद जो अंदर पंडित जी हैं मेहंदीपुर बालाजी में, उनके एक शिष्य आते हैं, तब इन्हें ज़बरदस्ती लेकर जाया जाता है अंदर। और उसके बाद तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं, वरना बजरंगबली के सामने, बालाजी के सामने पहुंचने के बाद चुटकी भर का खेल होता है। 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि पूनम ने अपनी मदद के लिए और भी लोगों को बुला रखा था, इसीलिए वहाँ वक्त लग गया। उनसे मतलब सुधीर से और भाभी से उसको दूर ले जाने में और उसे मुक्ति दिलवाने में। आज की डेट में ये दोनों खुश हैं, ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब मैं ये बताता हूँ कि आपको ये कहानी मुझे भेजी किसने है। ये मुझे कहानी भेजी है सुधीर और किरण के बेटे ने। समझ लो अब ये कहानी कितनी पुरानी है। और इनका बेटा कोई 7-8 साल का नहीं है, मैच्योर है। और उस बच्चे ने भी ये कहा है कि नितिन भाई, मैं आपकी कहानियाँ देखकर भगवान के प्रति थोड़ा सा इंस्पायर हुआ हूँ, मैं भी पूजा पाठ करने लगा हूँ। लेकिन मेरे पापा को जब पता चला और उन्होंने आपके चैनल को देखा, तो उन्होंने कहा कि नितिन भाई को बताओ कि हमारे साथ भी ऐसा खेल हो चुका है। और जब पापा ने ये सारी बात मुझे बताई है, तो मेरे वास्तव में रोंगटे खड़े हो गए थे। और इस कहानी का आपने बेसब्री से इंतज़ार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, धन्यवाद।